अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और नीरज सर ने पहली स्लाइड पर एक बहुत ही प्रेरक विचार लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर अभ्यास करते हैं। तो इसी निरंतर अभ्यास के वादे के साथ चलिए व्याकरण की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए एकदम जीरो से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है संज्ञा, इसका आखिर मतलब क्या होता है? अगर हम इस शब्द का ही ऑपरेशन करें तो क्या मिलेगा? देखिए, अगर हम संज्ञा शब्द को तोड़ें तो ये दो हिस्सों से बना है, सम और ज्ञा। यहाँ सम का मतलब है सम्यक, यानी एकदम सच्चा और स्पष्ट, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। अच्छा, तो इसका पूरा अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान। बिल्कुल, सम्यक ज्ञान या किसी भी चीज की एकदम सटीक पहचान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया में हर चीज का एक नेम टैग है। लेकिन एक मिनट, जब हम पहचान या नाम कहते हैं तो क्या ये पहचान सिर्फ वही होती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है? यही तो सबसे बड़ा खेल है। पहचान सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। नीरज सर ने अपनी पीडीएफ में इसे बहुत अच्छे उदाहरणों से समझाया है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि ये काला सांप नहीं, कलम है। तो कलम क्या है? एक वस्तु है जिसे आपने देखा। हाँ, ये तो एक फिजिकल चीज हो गई। ठीक इसी तरह स्थान ले लीजिए, दिल्ली, पटना या असम, ये सब नक्शे पर मौजूद जगह हैं। लेकिन जब हम भाव या फीलिंग्स की बात करते हैं, जैसे कि गुस्सा या अपनापन। एग्जैक्टली, क्या आप घृणा या अपनेपन की कोई फोटो खींच सकते हैं? नहीं ना। इसे सिर्फ अंतरात्मा से महसूस किया जा सकता है। तो संज्ञा केवल बाहर दिखने वाली दुनिया का नाम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की जो अदृश्य दुनिया है उसका भी नाम है। अरे वाह! विजुअल और इनविजिबल दोनों दुनिया को समेटने के लिए ही शायद हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 प्रमुख स्तंभ बनाए गए हैं ना? हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इन पांचों पिलर्स को एक एक करके समझते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। तो पहला स्तंभ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये वो विशेष नाम है जो पूरी दुनिया में केवल एक हो, जैसे राम, गंगा नदी या हिमालय पर्वत। मतलब जिसकी कोई दूसरी कॉपी ना हो। बिल्कुल। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। ये किसी एक विशेष चीज की बात नहीं करता, बल्कि एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं या पूरी क्लास की बात करता है, जैसे कुत्ता, नदी या शहर। और तीसरा पिलर तो वही है जिसकी हमने अभी बात की, भाववाचक संज्ञा। हाँ, भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पूरी तरह से अदृश्य है। आप इसे छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे बचपन, भूख या सुंदरता। अच्छा, और चौथा स्तंभ कौन सा है? चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। इसका सीधा सा नियम है कि वो कोई भी सामग्री या तरल पदार्थ जिसे तराजू पर तौला जाए या मापा जाए, जैसे सोना, लकड़ी, दूध या पेट्रोल। और पांचवा? और पांचवा और आखिरी स्तंभ है समूहवाचक संज्ञा, जहां एक अकेला व्यक्ति या वस्तु ना हो, बल्कि एक पूरा ग्रुप हो, जैसे सेना, परिवार या अंगूर का गुच्छा। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच होता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो इसे आसान भाषा में कैसे समझें? मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। जी। क्या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक लिमिटेड एडिशन विंटेज कार की तरह है जो दुनिया में एक ही है? अरे, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और जातिवाचक संज्ञा किसी भी आम फैक्ट्री में बनने वाली कारों की तरह है जो मास प्रोड्यूस होती हैं? बिल्कुल 100% सही। व्यक्तिवाचक हमेशा यूनिक होता है और सदैव एक वचन में रहता है। और नीरज सर ने इस एनालॉजी से जुड़ी एक जादुई ट्रिक भी दी है जो एग्जाम में बहुत काम आती है। अच्छा, वो जादुई ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यदि आप किसी शब्द का बहुवचन बना सकते हैं तो बिना सोचे समझ लीजिए कि वो जातिवाचक संज्ञा है। मतलब अगर प्लूरल बन गया तो वो कॉमन नाउन है। हाँ, जैसे नदी का नदियां बन सकता है, कुत्ता का कुत्ते, पेड़ का पेड़ों। बहुवचन बन गया मतलब वो जातिवाचक है। ये तो सेकंड्स में जवाब निकालने वाली चाबी है। अब थोड़ा बाकी तीनों संज्ञाओं के रूल्स पर बात करते हैं। भाववाचक को पहचानने का एग्जाम में क्या तरीका है? भाववाचक को पहचानने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है प्रत्यय, यानी जो शब्द के अंत में लगता है। जिन शब्दों के अंत में आपको आवठ, आहट, पन, त्व या इमा लगा दिखे, वे भाववाचक होते हैं। जैसे मीठा से मिठास और अपना से अपनापन। एग्जैक्टली। और द्रव्यवाचक की बात करें तो सिद्धांत बस माप तौल का है। सोना तोले में, लकड़ी फुट में और दूध लीटर में। यहाँ मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है। जैसे द्रव्यवाचक में हम चीजों को तौलते हैं। मान लीजिए कहीं बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। भीड़ का भी तो अपना एक वजन होता है। तो क्या हम भीड़ को तौल सकते हैं?
बहुत लॉजिकल सवाल है, लेकिन यहीं पर समूहवाचक का सिद्धांत आता है। इंसानों या प्राणियों के समूह को हम तराजू पर रखकर तौलते नहीं हैं। हाँ, वो तो है। हम उन्हें गिनते हैं या एक कलेक्टिव ग्रुप के रूप में देखते हैं। इसलिए भीड़ द्रव्यवाचक नहीं, समूहवाचक है। सेना या कक्षा भी इसी में आते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। अब उन मास्टर रूल्स और ट्रैप्स की बात करते हैं जहां एग्जामिनर फंसाता है। जी। नीरज सर के अनुसार भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं? भाववाचक संज्ञाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, जैसे लड़का से लड़कपन। ठीक है। और दूसरा सर्वनाम से, जैसे अपना से अपनापन। तीसरा विशेषण से, जैसे मीठा से मिठास। चौथा क्रिया से, जैसे लिखना से लिखावट। और पांचवां अव्यय से, जैसे दूर से दूरी। लेकिन यहाँ एक चेतावनी वाला ट्रैप भी है ना? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। अगर आपने गलती से भी उसका बहुवचन बना दिया तो वो जातिवाचक बन जाएगी। हाँ, वो सीधे जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराई भाव है, लेकिन बुराइयां जातिवाचक हैं। कमाल का ट्रैप है ये तो। और इससे भी बड़ा एक अपवाद है। एक वाक्य सुनिए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। रुकिए, चंद्रगुप्त तो एक विशेष राजा का नाम है, तो यह प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक हुआ ना? आमतौर पर हाँ, लेकिन नियम यह है कि जब किसी विशेष व्यक्तिवाचक नाम का प्रयोग बहुवचन या कई के संदर्भ में होने लगे, तो वो प्रॉपर नहीं रहता। अच्छा, तो वो क्या बन जाता है? वो जातिवाचक बन जाता है। यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब उस एक राजा से नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त जैसे महान लोगों की एक पूरी क्लास से है। उफ, मतलब एक छोटा सा बहुवचन पूरे शब्द का डीएनए ही बदल देता है। ये सच में आंखें खोलने वाला नियम था। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है इस पूरी थ्योरी को असली कसौटी पर परखने का। बिल्कुल, प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट, जहां हम नीरज सर के 32 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिकोड करेंगे। मैं सवाल पूछूंगी और आप उसका लॉजिक बताइएगा। तैयार है? एकदम तैयार। शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? इसका उत्तर तो बहुत बेसिक है, संज्ञा, जिसे हम देखते ही पहचान लें और नाम से पुकारें। सही है। दूसरा सवाल, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? ये जातिवाचक है, क्योंकि भारत में अनेक नदियां हैं और इसका बहुवचन नदियां बन सकता है। और तीसरा सवाल है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए, जब किसी नदी का विशेष नाम ले लिया तो वो दुनिया में एकमात्र हो गई, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। चौथा सवाल, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? चतुराई, मिठास, सुंदरता या पेड़? इसका उत्तर है पेड़। चतुराई, मिठास और सुंदरता तो भाव हैं। पेड़ अनेक प्रकार के होते हैं और पेड़ों इसका बहुवचन भी बनता है। पांचवा सवाल, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? ये समूहवाचक या समुदायवाचक हैं। इनमें एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। छठा सवाल, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार किस श्रेणी में आता है? ये भी समूहवाचक है। समिति, परिवार या मंडली, ये सभी लोगों के समूह से ही बनते हैं। सातवां सवाल, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि कावेरी एक विशेष नदी का प्रॉपर नाम है। आठवां सवाल, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुषत्व, प्रभुत्व, क्षत्रियत्व या बंधुत्व? इसका सही जवाब है बंधुत्व। जिन शब्दों के अंत में त्व या पन आए वे भाववाचक होते हैं। नौवां सवाल, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, पूर्व, त्योहार या कौवा? इसका उत्तर है कौवा। बहुत लोगों को लगता है कि पक्षी का नाम प्रॉपर होता है, लेकिन पक्षी या जानवर हमेशा एक जाति यानी कॉमन क्लास होते हैं। 10वां सवाल, और ये वही ट्रैप है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यहाँ चंद्रगुप्त कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जब प्रॉपर नाम कई के लिए इस्तेमाल हो तो वो जाति बन जाता है। 11वां सवाल, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या बनाए जाते हैं? इनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं प्रत्यय लगाकर। 12वां सवाल, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, क्योंकि शिक्षक अनेक प्रकार के होते हैं। राज्यपाल, वकील, डॉक्टर, ये सब पद भी जाति होते हैं। 13वां सवाल, भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद या विवाह? यहाँ लालिमा सही जवाब है। लाल में इमा प्रत्यय लगा है। निराश तो विशेषण है,
अगर निराशा होता तब वो भाव होता। 14वां सवाल, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। केवल पर्वत होता तो जातिवाचक होता। 15वां सवाल, औरत, आदमी, लड़का, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक हैं। ये इंसानों की एक सामान्य क्लास को दर्शाते हैं। 16वां सवाल, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, बीमारी, लड़का या दिल्ली? बीमारी, क्योंकि मोहन और दिल्ली व्यक्तिवाचक हैं, लड़का जातिवाचक है। बीमारी एक अवस्था है जिसे बस महसूस किया जाता है। तो हाफ टाइम हो चुका है। हमने 16 सवालों को बेहतरीन तरीके से डिकोड कर लिया। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़, कक्षा, सभा या दौड़? दौड़ इसका सही उत्तर है। दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है, बाकी तीनों लोगों के समूह हैं। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? मिठाई, ठंड या दूध? दूध। सभी तरल पदार्थ जिन्हें मापा जाता है वो द्रव्यवाचक होते हैं। 19वां सवाल, गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। पशुओं के नाम जाति होते हैं, इनमें जर्सी, साहीवाल जैसी उपजातियां होती हैं। 20वां सवाल, निम्न में संज्ञा शब्द बताओ। नीला, गंगा, मोटा या पुराना? गंगा, ये एक विशेष नाम है। नीला, मोटा, पुराना तो किसी चीज की विशेषता बताने वाले विशेषण हैं। 21वां सवाल, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जहां एक से ज्यादा का बोध हो वहां हमेशा जातिवाचक होता है। 22वां सवाल, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें स्वतंत्रता का भेद क्या है? भाववाचक। आजादी या स्वतंत्रता एक फीलिंग है, कोई फिजिकल चीज नहीं है। 23वां सवाल, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताओ। रसीला, कामायनी, वकील या राम? वकील, क्योंकि पदों के नाम एक संपूर्ण वर्ग को दिखाते हैं। 24वां सवाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ये भी जातिवाचक है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी पद जातिवाचक होते हैं। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, पेड़, लड़का या मित्रता? मित्रता। दोस्ती एक अदृश्य रिश्ता है जो केवल महसूस होता है। 26वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, मनुष्य, जवान या बालक? सुंदर, क्योंकि सुंदर एक विशेषण है। अगर सुंदरता होता तो वो भाववाचक होता। 27वां सवाल, हवा में कौन सी संज्ञा है? हवा जातिवाचक है। इसकी अनेक किस्में होती हैं, जैसे पछुआ या पूर्वी हवा। 28वां सवाल, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? यहाँ गरीब जातिवाचक है क्योंकि इसका बहुवचन गरीबों बन रहा है। 29वां सवाल, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। 30वां सवाल, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक। दुनिया में अनेक घड़ियां हैं और इसका बहुवचन आसानी से बन सकता है। 31वां सवाल, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं वो एक संयुक्त समूह है। और आखिरी सवाल, प्रश्न 32, प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ये एक विशेष जगह का प्रॉपर नाम है जो दुनिया में केवल एक है। क्या बात है, पूरे 32 MCQ का हमने एक एक पुर्जा खोल दिया है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि अब किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक होमवर्क चैलेंज है जिसे हम मिशन ब्रीफ कहते हैं। अरे वाह, होमवर्क भी जरूरी है। सवाल ध्यान से सुनिए। राम अपने घर से जंगल की ओर घूमने जा रहा है। आपको बताना है कि इस वाक्य में राम कौन सी संज्ञा है। सभी साथियों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और मैं नीरज सर का वो प्रेरणादायक संदेश फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि वाक्य कितना भी लंबा क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट वही रहता है। एकदम सही। जो बच्चे इस समय ट्रैक से हट गए हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मेहनत करते रहो, रेगुलर रिवीजन करो और मजबूत स्थिति में खड़े हो जाओ। तो इसी मजबूत इरादे के साथ याद रखिए, अगली क्लास दोपहर 3 बजे है, जहां राहुल सर रीजनिंग का सेशन लेकर आ रहे हैं और हम आपसे मिलेंगे कल सर्वनाम के टॉपिक के साथ। और जाते जाते उसी विचार पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। संज्ञाएं सिर्फ व्याकरण का हिस्सा नहीं है,
बल्कि वे हमारे सोचने के तरीके को आकार देती हैं। बिल्कुल, अगर किसी भावना का कोई नाम ही ना हो तो क्या हम उसे वैसे ही महसूस कर पाएंगे? नाम ही तो वजूद की पहली सीढ़ी है। एकदम सही बात है। तो चलिए दोस्तों, सोचते रहिए और सीखते रहिए। आज के इस बेहतरीन सफर को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।